व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं वादों का निष्पादन के लिए कुल 19 बेंचों का गठन किया गया था। भारी संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की भीड़ देखने को मिली। आपसी समझौते के आधार पर कई मामलों का निपटारा किया जा रहा था। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल में 10 बजे सुबह से शुरू किया गया, जहां पर आपसी सुलहनामे के आधार पर कंपाउंडेबल वादों की सुनवाई होती रही। राष्ट्रीय लोक अदालत बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव रंजन देव द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर मुकदमों की सुनवाई के लिए 19 बेंचों को गठित किया गया था। व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 13 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 2 बेंच और व्यवहार न्यायालय बिरौल में 4 बेंच का गठन किए जाने की बात कही गई है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों के आपसी समझौते के आधार पर निःशुल्क रूप में लोक अदालत का आयोजन किया गया। बिजली से लेकर बैंक लोन से संबंधित वेतन भत्ता, सेवा निर्वित लाभ, राजस्व मामले से लेकर जिला न्यायालय में लंबित एवं अन्य दीवानी मामले से लेकर किराया सुधारीकरण, बीएसएनएल ग्राम कचहरी में लंबित वाद, अन्य कई मामलों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जा रहा था। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में लोक अदालत के सदस्य से लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हुए कई लोगों से हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। अदालत का आयोजन किया जा रहा है, किस ओर से किया जा रहा है, कितने टेबल बनाए गए? ये विधिक सेवा प्रभार जो है दरभंगा जिला का लीगल सर्विस, उसके तरफ से आयोजित की जा रही है। इसमें बैंकिंग, बिजली, बीएसएनएल और भी जो भी बैंक्स हैं उसका जो भी पुराने बकायेदार लोगों का निपटारा होगा इसमें, और इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आके अपना जो ऋण समझौता के तहत ऋण खाता का निपटारा करवा सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई शुल्क भी लगता है क्या? शुल्क है, इसमें जो ऋण का प्रकार है, कितना पुराना है, उस पर निर्भर करता है। उसमें 25% से लेके 20%, 10% तक का छूट, 75% तक का छूट इसमें मिल रहा है। लगभग कितने केसों का निष्पादन? 14,000 इसमें टोटल नोटिस आ चुका है अभी तक, जिसका निपटारा किया जाएगा इसमें। कितने बेंच स्थापित किए गए हैं इसमें? टोटल लगभग 20 बेंच है। नहीं, दरभंगा है, बेनीपुर है और बिरौल है दरभंगा जिला में। क्या लग रहा है, कितनी फायदा लोगों को मिल रही है लोक अदालत के माध्यम से? अधिक से अधिक छूट मिल रहा है, लोग ऋण का निपटारा करवा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, करवा रहे हैं। देख रहे काफी भीड़ है लोगों की। 75% तक इसमें छूट मिल रहा है लोगों को। लोग बहुत उत्साहित हैं इसमें लोक अदालत के थ्रू निपटारा करवाने के लिए। मैं ब्रांच हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हायाघाट। लोक अदालत में आए हैं, किस जगह से? दरभंगा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बोलिए। एकमी घाट। हाँ, क्या दिक्कत है यहाँ लोक अदालत में आए हैं? परिवार वाला मीटर था। क्या, जैसे क्या मामला है? हम पर किए। अच्छा, वही तो इसी के लिए 16 कंप्रोमाइज के लिए आए हैं। अच्छा, इससे पहले भी आए थे या पहली बार आए? पहले भी आए। पहली बार आए। क्या उम्मीद कर रहे हैं? हो जाएगा। हो जाएगा। ये ले अच्छा बैठे हुए इंतजार में। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? राजेश सर। हाँ, की दिक्कत है यहाँ के? और दिक्कत है ये 10 बरस से दिक्कत है। 10 बरस से हम केस लड़े छी, पार्टी के इनको सुनवाई नहीं लगे। की दिक्कत है? केस की किस है? कनी मनी जमीन के लेकर के धंधे थे। अच्छा, लोक अदालत में आलियन की उम्मीद करे थी यहाँ? कहीं केंद्र सरकार के जो हमारा छुटकारा दिया, हमारे के चाहिए दशा देखिए रहा लिया जब मैं रहना होना। पहली बार आलियन है तो? ना, अच्छा, बराबर हमें तारीख पर रहना। अच्छा, अभी तक फैसला नहीं मिले? हाँ, तो अभी तक फैसला नहीं भेजा। अच्छा, अब अभी मरे ले जाए नहीं चेंज हो गया तो कम ना आवे छी गाड़ी घोड़ा से। की चाहे छी यहाँ? हम चाहे छी हमारे केस खत्म हो जाए। केस हुआ कहानी ने झूठ मूठ के दिया दी झंझट, और हमार जमीनों लो ले लग। की नाम भेले यहाँ के? हमार नाम है कमल सानी। कत्ता से आलियन यहाँ? पिपरौलिया। पेपर में असद पेपर में। रामपुर से। कौन सा प्रखंड? प्रखंड हनुमान नगर। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ आए हैं जो? दिक्कत है जो बिजली पासा जमा है मेरा, फिर भी हम पर केस कैसे न कैसे हुआ,
नोटिस गया है, तब आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस माध्यम, ये एक अच्छा माध्यम है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है? हाँ, नहीं कुछ काम में लगे हुए। क्या नाम हुआ आपका? रामराज सिंह। ये लोक अदालत में किस तरह का आपका मामला है? घाट ब्लॉक से। किस तरह का मामला है जिसके निष्पादन के लिए आए? बिजली क्या इसमें दिक्कत है? दिक्कत हो गया, जो बिजली फैन लगा, बिजली नहीं भर सके, मालूम नहीं था, हो गया 60-70 हज़ार रुपया के लगा। हाँ, जमा हम कर दिए हैं, केस हो गया है, केस के कंप्रोमाइज करेंगे। हाँ, मतलब कि कैसा लग रहा है यहाँ आके जो व्यवस्था है, क्या कहेंगे? यहाँ पैसा तो नहीं लिया है अभी तक, पैसा बिजली ऑफिस में जमा किया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राजकुमार। अच्छा, क्या समस्या लोक अदालत में आए हैं आप यहाँ? कुछ बच्चे का झंझट था। अच्छा, क्या लग रहा है इस माध्यम से फायदा हो रहा है? अभी तो काम करा नहीं अपना, देखता है जो हो जाएगा। आप देखिए, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच अस्पताल के सर्जिकल ब्लॉक में उस समय परिजनों के बीच अफरा तफरी मच गई जब मरीज परिजन लिफ्ट में चढ़कर ऊपरी मंजिल पर जा रहे थे। इसी बीच लिफ्ट फंस गई और खराब हो गई। वहीं परिजनों के लोगों में डर का माहौल हो गया। जैसे ही मामले की सूचना मिली, लिफ्ट से लोगों को निकालने का प्रयास शुरू कर दिया गया। लिफ्ट में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सका। तमाम मामले के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मरीज परिजनों के लोगों से उसके अनुसार उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा डीएमसीएच के सर्जिकल ब्लॉक में जब मरीज के लगभग आधे दर्जन से अधिक लोग निचली मंजिल से ऊपर मंजिल की ओर लिफ्ट पर सवार होकर जा रहे थे, इसी बीच लिफ्ट किसी कारण से फंस गई। कुछ गड़बड़ी आने के कारण क्या कुछ तकनीकी दिक्कत आई थी जिसके कारण लिफ्ट में खराबी आ गई और लिफ्ट फंस गई। यह सूचना जैसे ही लोगों को मिली, लोगों के बीच हड़कंप मच गया। इसके बाद इसकी सूचना अस्पताल को मिली और बताया जा रहा है कि लिफ्ट के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। डीएमसीएच अस्पताल अक्सर किसी न किसी बातों को लेकर सुर्खियों में रहता है और आज सर्जिकल ब्लॉक के लिफ्ट गड़बड़ होने के कारण एक बार फिर से लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया। राहुल कुमार। कहाँ पर फंसे हुए थे? ये लिफ्ट में फंसे गए चलिए। कितना देर फंसे हुए थे? 10 मिनट। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। क्या हुआ है यहाँ पर? इसमें एक लड़की आया, वो बटन टिप दिया, उसको नॉलेज नहीं था, बंद हो गया लिफ्ट बीच में। हम लोग 2 नंबर पे अटक गए थे रूम पे जाके, थोड़ा ऊपर जाने के बाद बाहर से फिर आवाज दिया, आदमी सब खोला तो निकले बाहर। कितने आदमी थे लिफ्ट में? लगभग 7-8 आदमी थे, 2 बच्चा भी था। अच्छा, 2 स्टाफ भी था अंदर में क्या? स्टाफ नहीं था कोई। आप लोग कौन है, क्या कहाँ से आए हैं? अपनी मासी से मिलने के लिए आए हैं। उनका ऑपरेशन हुआ है। आप लोग अंदर में कितना देर फंसे रहे? 10 मिनट थे फंसे हुए। बाहर से आदमी खींचा तो निकले, इसको खोला इसी करके तो निकले हम लोग। कितना डर लग रहा था अंदर में? डर नहीं लग रहा था, पता था कि खोलेगा। बच्चे तो डर रहे होंगे। नहीं, सब ठीक ठाक था। एक ही लिफ्ट में कितना 13 आदमी थे? नहीं, 5-7 आदमी थे। 5-7 आदमी सब एक ही परिवार के थे क्या? अलग अलग? नहीं, सब अलग अलग। क्या हुआ है? गिनती नहीं है, हमारा 3-4 आदमी है। कहाँ पर है 3-4 आदमी? इसी अंदर में है। क्या हुआ है? आ रहा था नीचे से फंस गया। क्या नाम हुआ आपका? मनोज राम। कहाँ घर हुआ? रुपौली। थाना? जी, थाना बिशनपुर। से आपका आदमी फंसा हुआ है। क्या हुआ है इसमें? 10-15 मिनट हो गया सर। क्या हुआ है? वो आ रहा था, हाँ। नीचे से ऊपर आ रहा था। क्या हुआ तो? हुआ है अभी हमारा आदमी लिफ्ट में फंसा हुआ है। हाँ, कैसे फंस गया? वो आ रहा था नीचे से मिलने के लिए, खाना वाना शायद लेकर के आ रहा था। हाँ, उसमें हाँ, फंस गया। कितना देर से फंसा हुआ है? 10-15 मिनट हो गया है। अंदर में ही फंसा हुआ है? अंदर में फंसा कितना आदमी फंसा हुआ है? गिनती नहीं है, और दूसरा आदमी होगा, लेकिन 3-4 आदमी मेरा है। 2 बच्चा है, हाँ। और 2 सियान है। उसमें फंसा हुआ है? हाँ, फंसा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मनोज राम। कहाँ से आए हैं? रुपौली। 14 दिसंबर शनिवार को नाका 6 स्थित मधुरेंद्र कुमार वर्मा की अहिल्या रामकृष्ण कुटी में उत्तर बिहारी उद्यान समिति की प्रेस वार्ता की गई। सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर लता खेतान ने कहा कि हमारा आगामी फ्लावर शो 28-29 को मनाया जाएगा। सैकड़ों प्रजातियों के हजारों फूल गमले
में लोगों को लुभाने के लिए सुसज्जित किए जाएंगे, जो विभिन्न पुष्प प्रेमियों द्वारा प्रदर्शनी के लिए दिए जाते हैं। सेक्रेटरी जनरल राघवेंद्र कुमार ने 32वें फ्लावर शो की विशेषता के बारे में विस्तार से बतलाया। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रतिभागियों एवं 30 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों की भागीदारी इस फ्लावर शो को और अद्भुत बनाएगी। 27 दिसंबर को सुबह 9 बजे से प्रकृति आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। साथ ही प्रकृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करने के लिए बच्चों द्वारा रैली का भी आयोजन किया जाएगा। आम नागरिक भी मात्र एक गमले से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्हें 26 दिसंबर तक जमा करना होगा। फूलों की सजावट के साथ साथ इस बार मुख्य आकर्षक में एक बड़ा सा फूलों से बना ग्लोब तैयार किया जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के सेल्फी पॉइंट के साथ अब सब परिवार फ्लावर शो का लुत्फ उठाने जरूर आइए। सभा में संरक्षण डॉक्टर रामबाबू खेतान, विनोद पंसारी, राजकुमार, मनोज डोकानिया, नीरज खेड़िया और अन्य कई सदस्य उपस्थित रहे। मंच संचालन वरीय सदस्य नीरज खेड़िया ने किया और धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव मनोज डोकोनिया ने किया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर साल की भांति फूलों का प्रदर्शन तो रहेगा ही, और साथ साथ में जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया, हम लोग बच्चों के लिए स्पेशल मतलब कि उन लोग को इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हो, चाहे मतलब कि हमारे पोखर तालाब सबका मतलब कि डिटोरेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़, ये हमारा जो ग्लोबल सिस्टम जो दिन पर दिन गड़बड़ होते जा रहा है, ये सबके प्रति जागरूकता लाने का हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। और इतने छोटे से हम लोग ये हैबिट इनकलकेट करते हैं बच्चे में कि भाई पानी वेस्टेज ना करो, एयर को प्रदूषण होने ना दो, सॉइल को डैमेज होने ना दो, तो ये उन लोग के जहन में मतलब बहुत जल्दी आता है। आज हम लोग घर में भी मतलब कि एक पन्नी भी इधर उधर फेंकते हैं तो बच्चा बोलता है कि आकर के कि मम्मी ऐसा ना करो, हम तो स्कूल में सीख करके आए, डस्टबिन में डालना है। तो ये मतलब कि हम लोग इसीलिए स्कूल्स को विशेष करके पकड़ते हैं। साथ में इस बार जो है हम लोग ने सोचा है कि गृहिणियों को भी पकड़ेंगे, मतलब इन द सेंस कि हम लोग किचन गार्डन की तरफ, किचन वेस्टेज की तरफ, और साथ में किचन में जो हम लोग बनाते उसका प्रिजर्वेशन की तरफ, उसको हम लोग कैसे सुखा के बचा के रख सकते हैं, सब्जियों का, या फिर मतलब सब्जी से निकला हुआ वेस्ट को कैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किचन में मतलब कि मिनिमम कंजम्पशन ऑयल और ये गैस वगैरह का जो है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का मिनिमम कंजम्पशन में हम लोग कैसे खाना बना सकते हैं, कैसे अपना मतलब कि, तो हम लोग महिलाओं को भी मतलब कि जागरूक करके पर्यावरण के प्रति मतलब कि उन लोग को आकर्षित करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये हमारा मतलब कि थोड़ा सा इस पर हम लोग विशेष ध्यान। गेस्ट कौन लोग आएंगे? अभी गेस्ट सबको हम लोग निमंत्रण दे चुके हैं, जैसे हम लोग को सहमति मिलेगी हम लोग आप लोग तक उनका मतलब कि आप लोग अवगत करवा देंगे, खबर करवा देंगे। तो और बाकी सब आप लोग मतलब कि स्वागत है, आप लोग जरूर आइए और लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर साल की भांति फूलों का प्रदर्शन तो रहेगा ही, और साथ साथ में जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया, हम लोग बच्चों के लिए स्पेशल मतलब कि उन लोग को इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हो, चाहे मतलब कि हमारे पोखर तालाब सबका मतलब कि डिटोरेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़, ये हमारा जो ग्लोबल सिस्टम जो दिन पर दिन गड़बड़ होते जा रहा है, ये सबके प्रति जागरूकता लाने का हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। और इतने छोटे से हम लोग ये हैबिट इनकलकेट करते हैं बच्चे में कि भाई पानी वेस्टेज ना करो, एयर को प्रदूषण होने ना दो, सॉइल को डैमेज होने ना दो, तो ये उन लोग के जहन में मतलब बहुत जल्दी आता है। आज हम लोग घर में भी मतलब कि एक पन्नी भी इधर उधर फेंकते हैं तो बच्चा बोलता है कि आकर के कि मम्मी ऐसा ना करो, हम तो स्कूल में सीख करके आए, डस्टबिन में डालना है। तो ये मतलब कि हम लोग इसीलिए स्कूल्स को विशेष करके पकड़ते हैं। साथ में इस बार जो है हम लोग ने सोचा है कि गृहिणियों को भी पकड़ेंगे, मतलब इन द सेंस कि हम लोग किचन गार्डन की तरफ, किचन वेस्टेज की तरफ, और साथ में किचन में जो हम लोग बनाते उसका प्रिजर्वेशन की तरफ, उसको हम लोग कैसे सुखा के बचा के रख सकते हैं, सब्जियों का, या फिर मतलब सब्जी से निकला हुआ वेस्ट को कैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किचन में मतलब कि मिनिमम कंजम्पशन ऑयल और ये गैस वगैरह का जो है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का मिनिमम कंजम्पशन में हम लोग कैसे खाना बना सकते हैं, कैसे अपना मतलब कि, तो हम लोग महिलाओं को भी मतलब कि
जागरूक करके पर्यावरण के प्रति मतलब कि उन लोग को आकर्षित करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये हमारा मतलब कि थोड़ा सा इस पर हम लोग विशेष ध्यान। गेस्ट कौन लोग आएंगे? अभी गेस्ट सबको हम लोग निमंत्रण दे चुके हैं। जैसे हम लोग को सहमति मिलेगी हम लोग आप लोग तक मिलकर मतलब कि आप लोग अवगत करवा देंगे, खबर करवा देंगे। और बाकी सब आप लोग मतलब कि स्वागत है, आप लोग जरूर आइए और लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू। हुए हैं जो हमारी 25वीं फ्लावर शो 28-29 दिसंबर को आयोजन होना है संस्था के द्वारा। आज के दिन में फ्लावर शो जो एनबीएचएस द्वारा किया जा रहा है वो एक अपने अलग पहचान बना चुका है पूरे मिथिला के लिए, और पूरे दरभंगा के लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि फ्लावर शो कब होगा और हम इसमें सम्मिलित होकर इसका आनंद उठा पाएंगे। आप मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप अपने माध्यम से जनमानस तक इस संदेश को पहुंचाएं कि हम किस तरह पर्यावरण को बचाकर अपने घरों में, अपने आसपास के में पेड़ पौधे लगा करके और संरक्षण करके पर्यावरण को कैसे दूषित होने से हम बचा सकें। हम लोग इसमें कई तरह के स्टॉल भी लगाने जा रहे हैं, जैसे मखाना उद्यान हुआ, मिथिला पेंटिंग हुई, पर्यावरण से रिलेटेड हमारे खाद हैं, गमले हैं, कैसे हम पर्यावरण के लिए गमले में लगाएं, कैसे मिट्टी हमको बनाना चाहिए, इस सभी के बारे में भी हम लोग विस्तृत जानकारी वहाँ देंगे। और जो भी इसमें हम लोग से स्टॉल लेना चाहते हैं बहुत ही कम शुल्क में, शुल्क भी इसलिए कहा जा रहा है कि एक कॉस्ट हम लोग को टेंट वालों को देना होता है, सिर्फ उसी शुल्क के हिसाब से हम लोग स्टॉल भी देना चाह रहे हैं। तो जो भी बुकिंग कराना चाहें अविलंब हम लोग उससे संपर्क करके अपना स्टॉल भी बुक करा सकते हैं और अपने उत्पादनों को वहां पर दिखला भी सकते हैं। धन्यवाद। शनिवार को दरभंगा पहुंचे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा में प्रेस वार्ता कर घोषणा की कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर मां बहन मान योजना के तहत महिलाओं के उत्थान के लिए प्रति माह 2500 रुपए मिलेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मां बहन मान योजना के तहत जो महंगाई के कारण जो गरीब महिलाएं अपनी पसंद का खाना कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, उनके लिए इस योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपए सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर देने का काम करेगी। वहीं तेजस्वी ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे बिहार में अफसरशाही सर चढ़कर बोल रहे हैं। यहाँ के अफसर नौजवानों पर हाथ पैर जूता लाठी सब चला रहे हैं। इसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। मुख्यमंत्री कहां गायब है कुछ पता नहीं। अपनी यात्रा पर इतना खर्च कर रहे हैं जो आज तक बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद यात्रा में 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख खर्च करने जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के नव निर्माण की नींव महिलाओं की समृद्धि के बिना अधूरी है। हमारा मानना है कि जब महिलाओं को नकद हस्तांतरण मिलता है तो वे अपने परिवार की भलाई में अधिक पैसा निवेश करती हैं, जैसे पूरे परिवार के लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और बच्चों की शिक्षा। महिलाओं को सीधे लक्षित करके हमारा ये कार्यक्रम घरेलू और सामुदायिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। इन नकद हस्तांतरणों का गुणक प्रभाव महत्वपूर्ण है। महिलाओं की बेहतर आर्थिक स्थिति पूरे परिवार और समुदाय के लिए लाभदायक है। तेजस्वी यादव ने और कुछ क्या कहा हम आपको सीधा सुना रहे हैं। सभी हमारे मीडिया के साथी तो बताइएगा, उसके बाद जो है हम शुरुआत करेंगे। पत्रकार मित्र, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब लोग जान रहे हैं कि आप सब लोगों को जो है यहाँ निमंत्रण दिया गया ताकि अति आवश्यक जो घोषणा जो है वो मैं आप लोगों के समक्ष जो है कर सकूं। आप लोग सब लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो है हम यात्रा पे निकले हैं और सभी हमारे पार्टी के वर्कर जितने हैं सभी लोगों से फीडबैक मिल रहा है। सब जगह की जो समस्या है उससे लोग जो है अवगत करा रहे हैं, चाहे पंचायत हो, बूथ हो, ब्लॉक हो,
जिला हो, हर जिले बिहार में हम जाने का काम कर रहे हैं। लोग जो है बेरोजगारी से, गरीबी से और खास तौर पे महंगाई से सबसे ज्यादा लोग जो है जूझ रहे हैं, परेशान हैं। और पूरा यात्रा में हम लोग जब घूमे तो सरकार की जितनी कमियां हैं उसका भी लोगों ने उजागर करने का काम किया। और समय समय पे चाहे प्रीपेड मीटर का हो, बिजली बिल का हो, लैंड सर्वे का हो, ब्लॉक में थाने में भ्रष्टाचार का मामला हो, अपराध का मामला हो, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार जो है, जिस प्रकार से पुल पुलिया गिरता रहा हम सब लोगों ने देखा। और ये बेरोजगारी को हटाने के लिए हम लोगों ने मुहिम भी छेड़ी थी। 2020 में अगर आप लोग याद करें तो हमने कहा था 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। और जब हम सरकार में आए केवल 17 महीने एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो हमारी सरकार ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान किया। 3.5 लाख नौकरियां प्रकृतिहीन कराया गया। और इस बात को हर कोई मानता है, चाहे विपक्ष में लोग हों, बीजेपी के लोग हों, या हमारे चाचा जो कहते थे कि असंभव है, कहां से पैसा आएगा, नौकरी कहां से बांटेगा। लेकिन तेजस्वी ने एक लकीर खींची, आज सबको उसी लकीर पर ही बात और चर्चा करना पड़ रहा है। देखिए, बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और सबसे ज्यादा जो हमको घूम फिर करके जो फीडबैक जो मिला, खास तौर पे महंगाई जो है सबसे बड़ा समस्या है जिससे महिलाएं जूझ रही हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी जो सरकार बनेगी वो सामाजिक न्याय के साथ साथ आज का जो दौर है आर्थिक न्याय देने का, सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय भी हम लोग करेंगे। और मुझे करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही है, कपड़ा नहीं पहन पा रही है, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। उनको भी देखते होंगे कि अगर महिला अगर खुश नहीं है तो घर खुशहाल नहीं रह सकता। महिला अगर खुश रहेगी, घर में खुशहाली भी रहेगी, घर भी एक तरक्की करेगा, घर जब तरक्की करेगा तो गांव तरक्की करेगा, पंचायत तरक्की करेगा, ब्लॉक तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा। तो हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है कि इसकी योजना जो है एक यूनिक योजना होगी जिसके तहत सीधे जो है माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। और आप लोग सब लोगों को बताना चाहेंगे
कि तेजस्वी हर माताएं बहनें महिलाओं से आह्वान करूंगा कि आइए माताएं बहनें, बिहार की विकास गाथा को अपना आशीर्वाद दो, अपने बेटे तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दो, नींव रखो बिहार को नंबर 1 बनाने की। तो हम लोगों को प्रयास है कि बिहार को जो है नंबर 1 स्टेट हम लोग बनाएं। और मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि अब उनका दुख जो है तेजस्वी के जिम्मे है। अब जो भी परेशानी होगी, दुख होगा, अब तेजस्वी जो है देखने का काम करेगा। आप देखिएगा कि बहुत समस्या बिहार में है। कुछ लोग कहते थे कि कहां से कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, पैसा कहां से आएगा। जितने टेप रिकॉर्डर इधर उधर बजते रहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आइए, आप सामने आइए और आप बताइए कि हम लोगों ने कैसे नौकरियां बांटी। आप पहले क्यों कहते थे असंभव है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो चुप्पी साधे रहते, कुछ बोलते नहीं, चुप है। बड़ी सी बड़ी घटना हो जाती है पूरे बिहार में, जो है आप देखिएगा कि अफसरशाही किस प्रकार से हावी है। हाथ पैर जूता लाठी सब चला रहा है नौजवानों पर। इसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है। और बिहार में जिस प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री कहां गायब है, कुछ नहीं पता। अपनी यात्राओं पे इतना खर्च कर रहे हैं जो आज तक किसी भी बिहार के मुख्यमंत्री ने खर्च नहीं किया। ये दावे के साथ कह सकते हैं। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेंगे केवल संवाद के लिए। तो ये बड़ा प्रश्न है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के हम सब लोगों का प्रयास है कि सभी लोगों के दुख दर्द को हम लोग जो है दूर करें, लोगों को जो है आर्थिक न्याय हम लोग दिलाने का काम करें। इसलिए आज दरभंगा में आप सब लोगों को जो है हम लोगों ने निमंत्रण दिया एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना की हम लोग जो है शुरुआत करेंगे। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल, 2500 एक साल क्या है, जो जरूरतमंद महिला है उन सबको मिलेगा। आप सब समय आने पे सब चीज बताया जाएगा। नौकरी मिला कि नहीं मिला, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन फर्क यही है तेजस्वी के आने से पहले और जाने के बाद पेपर लीक हो जाता है। यही फर्क है। कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, पेपर लीक मुक्त परीक्षा नहीं हो पा रहा, किसी पे अधिकारी पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? यही सवाल कई बुद्धिजीवी हम लोगों से पूछते रहे। कई प्रेस मीडिया के हमारे अनुभवी लोगों ने इस सवाल को उस समय भी पूछा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो असंभव बोल दिया था। लेकिन जब तेजस्वी आया तो तेजस्वी ने करके दिखाया। देखिए, हम कुछ भी बात करते हैं, भले ही हमारी कच्ची उम्र है लेकिन कच्ची जुबान नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब बिना अध्ययन के हम कोई बकवासबाजी हम करते नहीं। हमने साइंटिफिक रिसर्च किया है, हम लोगों ने अध्ययन किया है, तभी जो है हम इस बात को बोल रहे हैं। हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे और बिहार की जनता को हम ये बता दें कि हमें एक मौका दीजिए। क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी 20 साल से राज कर रहे थे, भाजपा के लोग थे, कभी टूरिज्म पॉलिसी बनाया क्या? स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया क्या? आईटी पॉलिसी बनाया क्या? एमओयू हम लोगों ने 50,000 करोड़ का साइन करवाया था बिहार में निवेश के लिए। सब काम ठंडा पड़ा। जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, जो खेला कूदा मेडल लाओ नौकरी पाओ उसको भी डीएसपी हम लोगों ने बनाने का काम किया। काम हम लोगों ने किया। अस्पतालों की व्यवस्था हम लोग सुधारे,
रात रात भर हम घूमते थे। आज आपका दरभंगा का डीएमसीएच बचाने वाला कौन है? एक तरफ शिक्षा को गर्त में भेजने वाली नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार ने देश के अंदर थोप दिया। दूसरी ओर लगातार बिहार और देश के अंदर कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि बिहार और देश की शिक्षा का भविष्य पूरी तरीके से खतरे में है। शिक्षा को बचाने और शिक्षा विरोधी सरकार से निपटने के लिए बिहार के छात्रों को गोलबंद होना पड़ेगा। यह बातें बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक के विरोध और पटना के डीएम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एआईएफएस द्वारा आयोजित बिहार सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पटना जिलाधिकारी के द्वारा भीड़ तंत्र पर थप्पड़ चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिलाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय थप्पड़ मारकर भीड़ तंत्र को उग्र करने का दुस्साहस किया है। हमारा संगठन जिलाधिकारी के इस छात्र विरोधी दुस्साहस की घोर निंदा करता है और बिहार सरकार से मांग करता है कि तत्काल इस जिलाधिकारी को बर्खास्त करते हुए भीड़ तंत्र को उग्र करने का मुकदमा दर्ज किया जाए। कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर एआईएफएस के बैनर तले बिहार सरकार का पुतला दहन करते हुए राज्य सह सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि जब पलटू चाचा नीतीश कुमार पलटकर भाजपा की गोद में गए हैं, तब बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश के तहत प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया है, ताकि तंग आकर प्रतिभावना छात्र पढ़ना छोड़ दे और रोजगार मांगना छोड़ दे। शरद कुमार सिंह ने कहा कि आखिर कब तक बिहार के प्रतिभागी छात्रों को प्रश्न पत्र लीक का दंश झेलना पड़ेगा और नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। इसका जवाब हमारा संगठन बिहार सरकार से चाहता है। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी ने कहा कि एक तरफ गरीब माँ बाप अपना पेट काटकर अपने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भारी रकम चुकाकर बाहर भेजते हैं। सालों साल तैयारी करने के बाद सीमित वैकेंसी निकलता है और जब प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिभागी बच्चे बैठते हैं तो पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। किस भरोसे के साथ प्रतिभागी बच्चे अपने कंपटीशन की तैयारी करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। ज्ञात हो कि 14 दिसंबर 2024 को अपने राज्य व्यापी कार्यक्रम के तहत एआईएफएस दरभंगा जिला परिषद के बैनर तले बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक के विरोध में और पटना जिलाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बिहार सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन से पूर्व दर्जनों की संख्या में आक्रोशित संगठन के कार्यकर्ता जय भवन से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गगनचुंबी नारा लगाते हुए कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पहुंचे। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू, जिला सह सचिव अखिलेश कुमार, पूर्व जिला सह सचिव अभिलाष कुमार, कुंदन सिंह, क्रांति, आदर्श कुमार, विकास कुमार, रवि रंजन प्रसाद, राम बड़ोस यादव, कृष्ण कुमार सिंह, शिवम कुमार सिंह और कई लोग मौजूद थे। जिलाधिकारी ने जो छात्रों के ऊपर हमला किया है, उस जिलाधिकारी को बर्खास्त कर उस पर न्याय उचित कार्रवाई करने का हम मांग करते हैं। शरद कुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव एआईएफएस बिहार। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर बिहार सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, उस पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते हैं, बड़े पैमाने पर धांधली होते हैं। इसके खिलाफ छात्र अब जाग चुका है और आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले हम लोग बिहार सरकार का पुतला दहन किए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी का परीक्षा विलंब रद्द करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा धांधली में जो संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई हो। और नेक्स्ट जेन खराड़ी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित ख्वाजा सराय में बुधवार को वहीं आयोजित भूमि पूजन समारोह के मौके पर विधायक विनय चौधरी सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। पूरी विधि विधान के साथ भूमि पूजन की गई और निर्माण कार्य का ईंट का बुनियाद भी रखा गया। भूमि पूजन के मौके पर खराड़ी हाउसिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर रविकांत सिंह ने कहा कि आवासीय सह व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बनने वाला है और नक्शा पूर्ण तो पास हो गया है। वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी के साथ यह बनने जा रहा है, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर लिफ्ट की भी फैसिलिटी होगी। हाई स्पीड लिफ्ट, कम्युनिटी हॉल, लगभग 2 साल में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया जाएगा। 14 कट्ठे के प्लॉट पर यह निर्माण कार्य होने की बात भी बताई।
खासियत की बात करें तो इसमें आपको जिम से लेके बैंक्वेट हॉल, स्विमिंग पूल, रूफटॉप गार्डन, साथ ही साथ आपको मिलेगा अन्य सुविधाएं की प्राप्ति होगी। इसके अलावा हाई स्पीड लिफ्ट दोनों ब्लॉक में, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आने वाला समय होगा वो विकास के लिए भी बहुत ही ज्यादा, रोजगार के लिए भी बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है और इन सब का श्रेय जाता है नेक्सन इंफ्रा। और अब भूमि पूजन भी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही समय में हमारे सदन सेट करने के लिए आपको बता खूबसूरत सी कार्यक्रम बहुत ही शानदार होने वाली है। को वंस अगेन स्वागत है, अभिनंदन है और अपना कीमती वक्त निकाल बहुत बहुत आभार है। और हमारे प्यार की आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कोई नाम न हो, लबों पे हंसी, गम का कोई नाम ना हो, ये कार्यक्रम लाया आप सबके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ जिसकी कभी कोई शाम ना हो। तो चंद मिनटों के बाद अपने दिलकश आवाज से लगा। 14 दिसंबर 2000 का हमारा कार्यक्रम था दरभंगा के खाजा सराय में SDO आवास के सामने। मेरी कंपनी नेक्सन इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है बिहार और झारखंड के कई शहरों में काम कर रही है और उसी के तहत ये दरभंगा में भी ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि आवासीय सह व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स नेक्सन खरारी कॉम्प्लेक्स के नाम से बनने वाला है। नक्शा पूर्णतः पास हो गया है और शीघ्र 1-2 दिनों में अब कार्य शुरू किया जाएगा। उसके बाद फिर रेरा आएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग भी अपना बेचने का काम करेंगे फ्लैट्स को। और उम्दा किस्म का वर्ल्ड क्लास का फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ बनने जा रहा है, जिसमें कि स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, कम्युनिटी हॉल, हाई स्पीड लिफ्ट और बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यह कमर्शियल कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। कितने स्क्वायर फ्लोर का? ये G+5 का 2 ब्लॉक है। ब्लॉक ए जिसमें कमर्शियल भी है और ब्लॉक बी जो पूर्णतः रेसिडेंशियल है। बुकिंग शुरू नहीं किया गया है, रेरा का वेट किया जा रहा है। रेरा के आने के बाद इसको बुकिंग भी चालू किया जाएगा। कब तक इसका लक्ष्य है बनकर, कब तक तैयार हो पाएगा प्रोजेक्ट? इसको 2 साल में कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2 साल में। क्या कुछ इसके लिए रेंज, जो कस्टमर होंगे उसके लिए क्या कुछ रेंज होगा? इनके लिए अभी हम लोग रेट नहीं डिस्क्लोज किए हैं। अभी एक रणनीति के तहत पहले मार्केट सर्वे किया जा रहा है। मार्केट सर्वे कर लेने के बाद रेट ओपन किया जाएगा। ज़्यादातर 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK दोनों तरह के फ्लैट्स अवेलेबल हैं और कमर्शियल स्पेस भी है अवेलेबल। 3 फ्लोर का कमर्शियल है आगे में और उसके बाद 2 फ्लोर रेसिडेंशियल आगे वाले ब्लॉक में और फिर पीछे वाले ब्लॉक में G+5 पूर्णतः रेसिडेंशियल का व्यवस्था सारा बेसमेंट में दिया गया है और रूफ टॉप पे गार्डन दिया गया है, स्विमिंग पूल है और छठ घाट है, सारी सुविधाएं दी जाए। कितने क्षेत्रफल लगभग में ये बन रहा है? ये टोटल 14 कट्ठे का प्लॉट है। 14 कट्ठे का पूरा प्लॉट है। ये 80 फीट के रोड पर ये स्थित है। बुकिंग कब तक चालू? बुकिंग जनवरी-फरवरी से जब रेरा आ जाएगा उसके बाद चालू किया जाएगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम रविकांत सिंह है। मैं CMD नेक्सन इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी का। पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के फैजल रहमान अमीर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि वह राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। आज दरभंगा के एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक से वह राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं और छात्र राजनीति से उन्होंने राजद से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की, लेकिन लालू प्रसाद यादव के समय में जो राजद हुआ करता था वो तेजस्वी के समय में राजद नहीं है। उन्होंने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर बोला बल्कि पूरे संगठन पर ही सवालिया निशाना खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान का पूरे दल में सिर्फ शोषण किया जाता है, हाथ पर रख दिया जाता है। मुसलमानों का इस्तेमाल झंडा ढोने, दरी बिछाने और कुर्सी लगाने में किया जाता है। जब से तेजस्वी यादव पार्टी का कमान संभाले हैं तब से पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, जो तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि राजद में कुल 24 प्रकोष्ठ है,
हमें बताया जाए कि इस समय कौन सा प्रकोष्ठ सक्रिय काम कर रहा है। उनके साथ साथ राजद के कई बड़े नेता ने भी पार्टी पर कई सवालिया निशाना खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अभी वह मौखिक रूप से इस्तीफा दिए हैं, आने वाले दिनों में लिखित इस्तीफा भी राजद के पदाधिकारी को सौंपेंगे और जिस भी पार्टी में जाएंगे राजद के सभी प्रकोष्ठ से अधिक सदस्य अकेले बनाएंगे। कि आज कल जो है मैंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दिया हूं और हमारे साथ सब लोग हैं, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से हम इस्तीफा दिए, अब हम राष्ट्रीय जनता दल में अभी वर्तमान में नहीं हैं। किस पद पर अब थे? हम पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे, छात्र विंग में भी रहे और कार्यकारी जो अध्यक्ष हम रहे उस समय में संगठन को हम काफ़ी मजबूत किए और अभी जो स्थिति संगठन का बना हुआ है वो कहीं से कोई भी कमेटी अभी तक नहीं बन पाई है राष्ट्रीय जनता दल में। अगर अभी चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में हम 4 सीट जीते और बिहार विधानसभा चुनाव में जो हमारी 2 सीट ऑलरेडी जीती हुई थी वो भी दोनों सीट हम हार गए। सिर्फ कारण है संगठन के कमजोर होने की वजह से। इसलिए अगर संगठन कमजोर रहता है तो हम राष्ट्रीय जनता दल में हम नहीं है, क्योंकि हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। ये जिला संघ के संगठन की बात करें या प्रदेश की? सारे प्रदेश से आपको लेके जिला स्तर तक की सारे विंग, राष्ट्रीय जनता दल का 22 प्रकोष्ठ है। एक भी प्रकोष्ठ आप बताइए एक्टिव है या तेजस्वी यादव जी जो घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा रोक के सबसे पहले अभी संगठन का काम करते हैं। संगठन देखते हैं कि संगठन कितना बना है और क्या नहीं है। कौन नहीं, सिर्फ आप अध्यक्ष पद ले लेते हैं। अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है मालूम है अध्यक्षों को कि क्या जिम्मेदारी होती है? युवा का अध्यक्ष कितना अभी तक सदस्यता अभियान चलाए, अति पिछड़ा कितना सदस्यता अभियान चला? कोई सदस्यता अभियान कुछ नहीं चल रहा है। बस हम लोग पार्टी के समर्थित लोग हैं, इसलिए हम लोगों को देखा जाता है तो हम लोग कहते हैं पार्टी से, मगर पार्टी आला हाईकमान कोई फैसला नहीं करते। हमने 4 बार हमने फोन किया प्रीतम जी से, मैंने कि तेजस्वी यादव जी से हमको समय दीजिए। वो आजकल अदनान जी को मैंने फोन किया हूँ, उनके निजी सलाहकार हैं। ये देखिए आपके सामने हमने अदनान जी को क्या लिख के हमने भेजा है, मगर उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो अब हम लोग जब हम लोगों का जैसा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आम कार्यकर्ता का क्या रिस्पॉन्स देंगे? आप देखिए हमने अदनान जी से क्या मैसेज किया हूँ, अदनान भाई को हमने क्या लिखा हूँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष को सच्चाई दिखाते हैं तो ब्लॉक कर देता है। हम अगर सच्चाई बताते हैं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष को कि संगठन आपका कमजोर है तो हमको ब्लॉक कर देते हैं। बताइए कितने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से हम 10 साल से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमेशा हम पार्टी के हित में काम करते रहते हैं। जब हम जैसे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। आपके साथ कुल कितने लोग हैं जो पार्टी को छोड़ रहे हैं? अभी पार्टी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं। धीरे धीरे पता चलेगा कि पार्टी में हमारे साथ कितने लोग हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर हम पार्टी में किसी लायक के नहीं हैं तो हम दूसरे दल में जा रहे हैं, दूसरे दल का सदस्यता अभियान हम चलाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के 22 प्रकोष्ठ, जितना भी प्रकोष्ठ है सब मिलकर अकेला अगर हमसे जीत जाएगा सदस्यता अभियान में या संगठन में तो जो बोल देगा हम राजनीति करना छोड़ देंगे। स्टंप पेपर पे हम लिख के देते हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते। आप लोग ये बात तेजस्वी यादव जी से पूछेगा कि फैसल रहमान अकेला जिस प्रकार से साफ है राष्ट्रीय जनता। आपका जो ये त्याग पत्र है वो मौखिक है या आपने किसी संगठन को लिखा भी है? हम अभी मौखिक दिए हैं, फिर अगला हम पीसी करेंगे और अभी कंटिन्यू हमारा पीसी जारी रहेगा। और हो सकता है कि अगर संगठन का ये हाल रहेगा तो हम किसी दूसरे दल में जाने के बाद जो है हम कंटिन्यू वर्क करेंगे और पता चल जाएगा कि फैसल रहमान क्या है। परिचय दे दीजिए। फैसल रहमान आमिर, पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। ग्राम पंचायत से मैं लीडर जो है अपने फैसल रहमानी साहब को मानता हूँ मैं अपना लीडर। इनका रुख जहाँ होगा हम लोग पीछे उनके पीछे रहेंगे। हाँ, पार्टी की जहाँ तक बात है तो ये जब से तेजस्वी आए हुए हैं वहाँ से पार्टी का जो है मामला बिल्कुल ख़राब चल रहा है। किसी को सम्मान नहीं मिल रहा। यहाँ लोग सम्मान के लिए जीता है, कोई किसी से कुछ मांगता नहीं। सम्मान जहाँ नहीं वहाँ रह के क्या फ़ायदा। और लोगों ने यहाँ मुसलमानों को लोगों ने उम्र ये समझ लिया कि इसके हाथ में कसकोल दे दो यही उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जब तक कि हिस्सेदारी नहीं रहेगी हम लोग अपनी, अगर हो सकता है तो हम लोग अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे अभी जब हम लोग घर से निकले हैं तब कई पार्टी का फ़ोन आया है कि आप लोग हमारे इसमें आ जाइए। हमारे इसमें हमारे नेता फैसल रहमानी भाई हैं, इनको बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया है कि आप जो है कुछ वक्त दीजिए हम लोग को सोचने समझने का।
फैसल भाई जहाँ जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह इनके साथ, एक हम ही नहीं है, प्रतिनिधि तबके का जितना भी लोग है अभी 2016 से और 2019 से 24 तक का जीता हुआ हारा हुआ सारे लोग इनके साथ है। वो भी युवा तबका का लोग है। आप जानते ही हैं युवा जिधर चाहेगा सरकार उधरे बनेगी, ये तो तय समझ लीजिए इस बात। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुमायूं शेख है, लोआम पंचायत का सरपंच हूँ मैं। ठीक, काफी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी मोहम्मद तनवीर अंधरी से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में करीबन मैं 34 या 35 साल से हूँ। अब तक इस पार्टी के लिए जो मैंने काम किया दिल से किया और जान से माल से सबसे किया। मैं 82 ग्रामीण में आता हूँ, ललित यादव किस्म। सबों ने अब तक यूज़ किया है, सिर्फ किसी ने किसी को जो कह दे कि हमने साथ दिया, ये किया वो किया, उन बिल्कुल ही नहीं। कम से कम नहीं भी तो 300 मरतबा मैं पटना जा चुका हूँ अपने खर्च पे। ना कोई पार्टी या कोई मुझे ये देता है, नहीं कुछ सारे लोगों के गया। इन लोगों में जो समझ वो बोले, लेकिन मेरा जो कहना है कि ललित यादव से लेकर या ऊपर के हाईकमान तक है, सबों से मैंने तेजस्वी से कहा, जितने भी हैं MLA MP हैं, सबों से मैंने कहा। आज तो वो मुझे भूल जाएंगे कि ये आदमी है कौन। 34 साल कोई वक्त होता है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ झोला ढुलवाया है, इससे आगे कोई सम्मान नहीं दिया है।